गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12 का वितान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी ने लिखा, उसी का सार अर्थात समरी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सिल्वर वेडिंग कहानी है वो श्याम मनोहर जोशी की, किसकी रचना है? श्याम मनोहर जोशी की एक लंबी कहानी है। ये साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ये साहित्य की विधा में ये कहानी आ जाती है। पहाड़ से आकर दिल्ली बस गए एक सेक्शन ऑफिसर, किसकी कहानी है? जो ये पहाड़ी एरिया से आए हुए जो एक यशोधर बाबू थे, वाईडी पंत जिनको कहते हैं, उनकी जो 25वीं शादी की सालगिरह थी। सिल्वर वेडिंग मतलब 25वीं वर्षगांठ, सिल्वर वेडिंग का मतलब है। तो वहां पर जो यह आए और फिर ये पहाड़ी एरिया से यहाँ आकर बस गए और एक सेक्शन ऑफिसर की जॉब ये जो है करने लग गए। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में? जो है क्या इसका मूल आधार है? इस कहानी में एक आदर्श, यथार्थ यानी वास्तविक तथा पीढ़ियों के अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। अर्थात यहाँ पर प्राचीन पीढ़ी और नवीन पीढ़ी, उनके दोनों के मन में जो विचार चल रहे हैं, उनमें जो विरोध हो रहा है, उसको उजागर किया गया है इस कहानी में। सबसे पहले है इसके मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। जब ये कहानी स्टार्ट होती है तो उनके ऑफिस से स्टार्ट होती है। उस समय में जो है 5:30 बजे हुए थे उनकी घड़ी में, और दफ्तर की घड़ी के अनुसार 5:25 हो रही थी। और फिर यशोधर बाबू जो है अपना काम करके अपनी ऑफिस की फाइलें वगैरह बांधकर जैसे ही वहां से निकलते हैं तो उनकी आदत होती है कि वो उनके फ्रेंड जो है, कौन उनके मित्र कौन थे? कृष्णानंद पांडे यानी किशन दा। तो उनके साथ जो है उन्होंने रह के वो उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चले थे। इसीलिए जो है वो वैसे ही अपने जो साथ वाले लोग थे उनसे मजाक करते हुए जब वो जाते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। इसीलिए उन्होंने उनसे चाय नाश्ते के लिए पैसे मांगे और फिर इस तरह से उन्होंने 30 रुपए उनको देकर चाय नाश्ता करवाया। तो उन्होंने बताया है कि वे अपने परंपरावादी गुरु, कौन थे उनके परंपरावादी गुरु? किशनदा, जिनको किशनदा जो है उनका पूरा नाम कृष्णानंद पांडे था। उसके बाद होता है कि किशनदा अपनी स्मृतियों में खो जाते हैं, अपनी जो बीती यादें हैं उनमें जो है वो खो जाते हैं। तो उनके बारे में अब ये सोचने लगते हैं कि जब वो मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक कौन सी क्लास होती है? 10th क्लास। तो जब वो मैट्रिक पास करते हैं तो वो किशनदा के क्वार्टर में जाकर रहने लगता है। वो अपनी अतीत की स्मृतियों को याद करते हैं कि कैसे वो किशनदा के पास आए थे, जब वो मैट्रिक पास करके ही आ गए थे किशनदा के पास में। और फिर उन्होंने जो है, उनकी किशनदा की एक आदत थी कि वो कोई भी जब उनके घर आता इस तरह से तो वो लोग जो है क्या करते, सबको अपने यहाँ काम पर रख लेते थे। तो उन्हीं में से किशनदा ने उनको भी काम पर रख लिया, रसोई के काम में उनको लगा दिया। 50 रुपए उधार देकर उनके कपड़े भी सिलवाए और फिर उन्होंने उनमें से घर भी भिजवाए पैसे। बाद में उन्होंने दफ्तर में नौकरी लगवा दी। मतलब उन्होंने, किशनदा ने ही उनकी नौकरी लगाई थी। किसकी? यशोधर पंत की। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे वे उनके पटु शिष्य की भांति रहे, यानी कि खुद जो है जब तक वो दिल्ली में रहे थे किशनदा, सबसे अच्छे शिष्य के रूप में कौन थे? यशोधर बाबू ही थे। उसके बाद उनके आदर्शों का, उनके जानने के बाद भी, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद भी वो उनके आदर्शों पर ही चलते रहे। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुनियों पर सभी कुमाऊनियों के जनेऊ बदलवाना, रामलीला की कालीन के घर में एक कमरा दे देना आदि, ये सारे काम जो है जो कि किशनदा करते थे, वही काम कौन करने लगे? यशोधर पंत। उन्हें अच्छी तरह याद था कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा था। तब जब किशनदा रिटायरमेंट हो गया, उन्होंने क्या है, शादी नहीं की थी, वो कमा रहे थे, तो इसलिए उनका बुढ़ापा जो है ऐसा बीता कि उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। इसलिए वो अंत में गांव में चले गए थे।
रिटायर होने के 6 महीने बाद, क्योंकि गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ था ना उस समय में, सरकारी नौकर थे तो गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका रिटायरमेंट हुआ 6 महीने में गवर्नमेंट वालों ने उनका क्वार्टर ले लिया। तब उनके बाद में किसी जितने लोगों पे उन्होंने उपकार किए थे, उपकृत यानी जिनके ऊपर उन्होंने उपकार किए थे, उनमें से किसी ने भी किशनदा को अपने यहाँ नहीं रखा, और फिर उसके बाद अंत में उन्हें अपने गांव जाकर ही रहना पड़ा, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यशोधर बाबू का पारिवारिक जीवन के बारे में हम देखते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन में क्या हुआ, कैसा था उनका पारिवारिक जीवन। यशोधर जी का, यशोधर बाबू के जो 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, 3 पुत्र और 1 पुत्री थी उनके, और उनका जो बड़ा बेटा था वो 1,500 रुपए में विज्ञापन कंपनी में काम करता था, विज्ञापन कंपनी में काम करता था। और छोटा लड़का जो था वो आईएएस में पास तो हो गया था, परंतु अलाइड सर्विस में नंबर आया, वह नहीं गया और दोबारा परीक्षा देने की सोच रहा था। और उनकी बेटी जो थी वो डॉक्टर की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। बेटों ने घर में जो है सारी भौतिक सुख सुविधाओं का सामान मैनेज किया हुआ था, टीवी फ्रिज आदि सभी वस्तुएं पिता की सलाह लिए बिना इकट्ठी कर ली थी। पिता ने जनरेशन गैप मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया था। ये तो था उनका पारिवारिक जीवन। बेटा ध्यान दो, यशोधर बाबू के पत्नी और बच्चों से मतभेद, मतलब उनकी पत्नी और बच्चे तो एक तरफ थे उनके विचार, और यशोधर बाबू के अपने उनके जो विचार थे वो थोड़े पुरातन थे, और उनकी बच्चों और उनकी पत्नी के विचार थोड़े आधुनिक तरीके के थे। वो परिस्थिति के अनुसार ढल गए थे, जबकि किशनदा अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल पाए थे। धर्म कर्म कुल परंपरा को ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली यानी उनकी पत्नी जो थी वो आधुनिकताओं का सा आचरण करती थी, यानी कि वो आधुनिकता के रंग में रंग गई थी। बिना बाहर का ब्लाउज पहनने लग गई थी, रसोई के बाहर दाल भात खा लेती थी, अपने बेटी की सलाह पर ऐसे ही अनेक कार्य कर लेती थी। लड़की भी जींस टॉप पहनती थी, ये उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। किसको? यशोधर बाबू यानी उसके पिताजी को वो अच्छा नहीं लगता था, पर एनी हाउ वो समझौता कर लेते थे। अब यशोधर बाबू का जो क्वार्टर था, जब वो अपने ऑफिस से लौटे तो उनकी एक आदत थी, वो घर में ऑफिस का टाइम तो उनका 5 बजे तक का ही था, लेकिन वो अपने घर में जो है 5 बजे नहीं आते थे। वो मार्केट से होते हुए बिरला मंदिर जाते, वहां थोड़ा पूजा पाठ करते, भजन भाव करते, उसके बाद सब्जी मंडी चले जाते, फिर वहां से सब्जियां वगैरह लेते हुए फिर थोड़ा बगीचे में टहलते, और इसके बाद वो 8 से 8:30 तक अपने घर पहुंचते थे। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए मैंने बताया बिरला मंदिर जाने लगे थे, और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते या स्वयं ध्यान लगाने लग जाते थे। लौटते समय पहाड़गंज जो कि सब्जी मंडी थी वहां से साग सब्जी खरीद लाते थे। आज लौटते समय उन्होंने देखा कि किशनदा के साथ रहे थे। जिस घर में किशनदा रहे थे उनके प्राचीन घर को तोड़कर उसकी जगह क्या बनाया जा रहा है? 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। उनका क्वार्टर भी तोड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने नाम एक क्वार्टर अलॉट करा लिया था। डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर उन्होंने भयंकर भूल की थी। इससे पहले उनकी गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिल रहा था, वह भी उन्होंने नहीं लिया। वे गोल मार्केट क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब है कि वो कहाँ रहते थे? गोल मार्केट क्षेत्र में रहते थे। यशोधर बाबू के जनों के बीच क्या होता है? यशोधर बाबू जो है जब वो अपने ऑफिस से ये सब करके मंदिर जाके और पूजा पाठ करके सब्जी वगैरह लेके जब अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो क्वार्टर में एक जश्न मनाया जा रहा है, एक बड़ी पार्टी चल रही है, बड़ी पार्टी चल रही है उनके घर पर, जिसकी उन्हें सूचना ही नहीं थी। उनको कोई पता नहीं था कि उनके घर में किसकी पार्टी है। उन्होंने देखा कि यही बच्चों का कोई तमाशा होगा, रोज का आए दिन कोई पार्टी करते रहते हैं, तो यही उन्होंने किया होगा आज भी। इनकी माया यही जाने, इस तरह से कहके उन्होंने जो है इसको अवॉइड किया। लेकिन
उन्होंने देखा कि उनका जो बड़ा बेटा था वो उनके बॉस को विदा कर रहा था, यानी उनसे हाथ मिला के उनको गाड़ी तक छोड़ने आया था। और उनकी भी जो बेटी और पत्नी थी वो कई अपनी दोस्त सहेलियों को विदा करने आई थी। लड़की ने जींस टॉप पहना था। यशोधर बाबू उससे कई बार हालांकि कह चुके थे कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनने उनको कैसा लगता है, समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। लेकिन उनकी बात पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और पत्नी भी उनकी तरफदारी करती थी, किसकी, अपने बच्चों की। दूसरे क्वार्टर में अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्री सब जो है कई अपने मित्रों के साथ रुके हुए थे वहां पर। उनके बड़े लड़के ने झिड़की सी देते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। मेरे बॉस आपकी राह देखते देखते अभी अभी गए हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोदा बाबू ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 कमाने लगा है तब से। उनके बेटे ने जवाब दिया। उनके बेटे की सैलरी थी 1,500। उस समय में 1,500 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उनके भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने ये कहा कि तुम्हारा बेटा 1,500 कमाने लग गया ना, तब से तुम्हारे घर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी होने लगी है। उनकी पत्नी के चचेरे भाई जो थे गिरीश बाबू, उन्होंने कहा कि आज सुबह मुझे अचानक याद आया कि आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है, इसलिए मैंने दफ्तर पर फोन किया, पर शायद वो खराब था। और मेरे को भूषण ने बताया कि अब मैं अपने बॉस को भी इस बहाने बुला लेता हूँ। अब उनकी सिल्वर वेडिंग का आयोजन कैसे किया गया। भूषण ने अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। यशोधर बाबू ने थैंक यू कहकर हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन किया, सबको जवाब दिया। फिर केक काटा गया। हालांकि उनको पसंद नहीं था केक काटना और ये सब, लेकिन अपनी पत्नी के साथ केक काटने के विलायत रीति रिवाज का उनको निर्वाह करना ही पड़ा, बीवी बच्चों के जोर जबरदस्ती करने पर। लेकिन उन्होंने केक खाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि केक अंडे से बनता है, इसमें अंडा डाला जाता है। वो शाकाहारी थे, इसलिए उन्होंने वो नहीं खाया। और उस दिन तो लड्डू भी नहीं खाया और अपना संध्या वंदन करने चले गए था। जब वो शाम को पूजा करते थे भगवान की, वो करने चले गए। इस प्रकार सिल्वर वेडिंग की पार्टी तो आयोजित हुई, लेकिन यशोधर बाबू ने उसमें अधूरे मन से ही भाग लिया। अब पार्टी का समापन होता है। संध्या समाप्त कर यशोधर बाबू कमरे में आ गए, जहां सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे। उन्होंने लाल गमछा पहन रखा था। जब वो संध्या वंदन करके अपने बाहर आए तो बेटों ने उन्हें डांट भी लगाई। बेटी ने उनको डांटा कि आप ये क्या गमछा पहन के बाहर आ गए हमारे मित्रों के सामने। मेज पर प्रेजेंट रखे थे, अर्थात जो उपहार मिले थे, उनको गिफ्ट्स मिले थे, वो रखे हुए थे। मना करते करते भी बेटी के कहने पर कुर्ता पजामा पहनकर उन्होंने भूषण द्वारा लाए गए गाउन को पहन लिया। और उस समय में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कभी भी विलायती कपड़े और जो है इस तरह से ये पहनना पसंद नहीं करते थे। और इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किशंदा उतर आए थे, जिनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई थी। क्योंकि उनकी जब मृत्यु हुई, किशंदा क्या है, उनके परम मित्र थे। लेकिन जब बुढ़ापा आया और वो जब रिटायर हो गए, तो उनको जो है रिटायरमेंट के समय जो क्वार्टर मिला हुआ था, वो क्वार्टर 6 महीने तक तो रहा। फिर उनको उस क्वार्टर को खाली करने के आदेश दे दिए गए और इसके लिए वो वहां से, और किसी ने उनको नहीं रखा, तो वहां से वो कहां चले गए, अपने गांव चले गए। और गांव जाकर फिर जब उनकी कोई सेवा करने वाला था नहीं, बुढ़ापा था, तो गांव में कोई खाना वगैरह पकड़ाने वाला भी नहीं था, तो ऐसे वो बीमार होने लगे और उनकी जो है मृत्यु हो गई। अब किसी को नहीं पता है कि ये जो है ये उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है कि जो हुआ से हुई होगी उनकी मृत्यु, जो भी उनके साथ हुआ उनसे उनकी मृत्यु हुई। बार बार ये वर्ड आया, ये सेंटेंस आया इसमें इंग्लिश का, समहाउ इम्प्रॉपर, कि कुछ ऐसा तो उनके साथ कुछ गलत घटित हुआ होगा जिसकी उनकी वजह से ऐसे में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बार बार ये शब्द आया है इस पूरे चैप्टर में, समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की समरी थी। आप सभी जो है इस चैप्टर की समरी को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।